पे मिलता है, जो नोटिफिकेशन आती है यूपीएससी की उसके अंदर रहता है, और उसको पीडीएफ को डाउनलोड करके पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ना है और उस सिलेबस को समझने की कोशिश कर रही है कि उस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। इस सिलेबस के अंदर एक चीज़ और आती है कि इस सिलेबस में काफ़ी सारे टर्म्स लिखे होते हैं। जैसे आप GS1 के सिलेबस में अगर देखेंगे तो लिखा रहेगा, एक टर्म रहेगा सोसाइटी, एक टर्म रहेगा ग्लोबलाइजेशन, एक ऐसे ही टर्म रहेगा अर्बनाइजेशन। इस तरह के जो टर्म्स हैं जो भी आपके इस सिलेबस में आते हैं, आपको इनको समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये समझना पड़ेगा इस हर टर्म के अंदर आपको क्या चीज़ें पढ़नी है। ये सिलेबस बहुत सारे जो भी कोचिंग्स हैं मार्केट में, उन्होंने इस सिलेबस को डिकोड किया है और उन्होंने ये बताया है कि हर जो सब हेडिंग यूपीएससी ने दी हुई है उसके अंदर कितने टॉपिक्स हैं और सब टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले जब प्रिपरेशन जर्नी शुरू कर रहे हैं तो सिलेबस उठाइए, हर एक सब टॉपिक, हर एक सब हेडिंग को उठाइए, पिक करिए, हर एक हेडिंग को उठाइए, उसके अंदर की सब हेडिंग को उठाइए, फिर किसी भी एक कोचिंग की वेबसाइट पर जाकर के ढूंढने की कोशिश करिए कि क्या क्या सब हेडिंग्स हैं सिलेबस में, हर एक जो टॉपिक है उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या सब टॉपिक्स हैं हर एक सब हेडिंग के अंदर, और क्या क्या आपको कितना पढ़ना है। तो किसी भी जो टॉपिक है, कोई भी टॉपिक है, उसको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उस पर आपके पास मैक्सिमम जो है 250 वर्ड्स, मैक्सिमम 250 वर्ड्स के नोट्स होने चाहिए। मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको 100 वर्ड्स और 150 वर्ड्स में ही कंप्लीट करना है। तो इसलिए कोशिश करनी है कि किसी भी टॉपिक को बहुत ज़्यादा डीप ना पढ़ा जाए, लेकिन हर टॉपिक को कंप्लीट किया जाए। दूसरी चीज़ जो डूज में आती है वो ये है कि आपको स्ट्रैटेजी टॉपर्स की पढ़नी है, और ये स्ट्रैटेजी टॉपर की पढ़ करके ये पता करना है कि उन्होंने कैसे प्लान किया अपनी एक ईयर की पूरी स्टडी को। तो इसके लिए आप बहुत सारे टॉपर्स की यूट्यूब वीडियोस हैं, उनको आप देख सकते हो। मेरा भी यूट्यूब वीडियो इस पर मैं बनाऊंगा, एक 1 ईयर प्लान, वो वीडियो आप इसके बाद ही बनाऊंगा, वो आप फॉलो कर सकते हो। ये स्ट्रैटेजी जो आएगी जिसमें आप 1 ईयर प्लान डिस्कस करोगे, कि उसमें आप समझोगे कि 1 ईयर में हमको कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है और हमको कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, ताकि हम मैक्सिमम चीज़ें याद भी रख सकें, रिवाइज भी कर सकें इस 1 ईयर में। इसके बाद तीसरी चीज़ आती है वो ये कि हम इस पूरी स्ट्रैटेजी को और सिलेबस को कैसे कंटिन्यूअसली कंप्लीट कर पाएं, कैसे कंटिन्यूअसली इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी को आगे बढ़ते रहे और बिना किसी भी जो है रोकथाम के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जो है स्ट्रेस के इस प्रिपरेशन जर्नी को कंटिन्यू करते रहे। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहती है इंटरनल मोटिवेशन। आपके अंदर क्या चल रहा है, आप इस सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं, आप इस जॉब को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके पीछे ये जो रीजन है ये डिसाइड करेगा कि आप इस प्रिपरेशन जर्नी में कितने ज्यादा सीरियस रहेंगे। जो भी आपके लोज आएंगे, जो भी आपका जो है थोड़ा सा बुरा फेज आएगा जहाँ पे आप नहीं पढ़ पाएंगे, उस समय आपको यही चीज जो है वापस से उस प्रिपरेशन जर्नी के रास्ते पे भेजेगी और आपको आपके जो भी खराब दिन है वहां से ऊपर उठाएगी। तो ये 3 बातें हैं जिनका सबसे ज्यादा जरूरी ध्यान रखना है आपको। उसके बाद बात आती है कि हर एक चीज को, हर एक सिलेबस को कैसे जो है तोड़ना है, कैसे रीच करना है इस लेवल पे कि आप कैसे इस सिलेबस को समझें, एक एक सब टॉपिक को। तो मैं अभी एक एक सब टॉपिक को आपको ब्रेक करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको ब्रेक करना है इस पूरे सिलेबस को और कैसे समझना है कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे सिलेबस के टॉपिक को ब्रेक करना है। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सिलेबस में एक टर्म है salient features of Indian society. तो salient features of Indian society and diversity of India, ठीक है। तो डाइवर्सिटी, इस पूरे टॉपिक को आपको देखने पे लगेगा कि ये बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है, क्योंकि इसका ब्रेकअप किसी बुक में नहीं दिया है और आप सोसाइटी को किसी एक बुक से कवर नहीं कर पा रहे हो। बाकी सारे जो भी सब टॉपिक्स जैसे सब हेडिंग्स रहेंगी, चाहे वो मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड हो या फिर वो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड हो, वो इजीली डिकोड हो जाती है। पर अब हम इसको डिकोड करके समझेंगे कि हमें सिलेबस को कैसे ब्रेक करना है। तो सबसे पहले हम पिक करेंगे साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो यहाँ पे हम ये समझेंगे कि क्या फीचर्स हैं इंडियन सोसाइटी के। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा लिंग्विस्टिक वेरिएशंस हैं, बहुत ज़्यादा कास्ट वेरिएशंस हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजियस वेरिएशंस हैं, बहुत ज़्यादा कल्चर्स हैं, बहुत सारे ट्राइबल कल्चर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट नहीं है।
इस तरह के चीज़ें जो भी हैं वो फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी में आएंगी। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या फीचर्स हैं, क्या जो वेरिएशंस हैं इंडियन सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, क्या डिफरेंसेस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे लिंग्विस्टिक, ठीक है, हम पढ़ेंगे कास्ट बेस्ड, हम पढ़ेंगे रिलीजन बेस्ड, हम पढ़ेंगे क्लास बेस्ड, हम पढ़ेंगे कल्चर बेस्ड, हम पढ़ेंगे रेस बेस्ड, हम पढ़ेंगे एथनिसिटी बेस्ड। इस तरह से हम इसको 7-8 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। इसके बाद आती है बात कि ये जो वेरिएशंस हैं वो क्या हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे हैं। तो हम इस क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे कि क्या ये जो डिफरेंसेस हैं या जो डाइवर्सिटी है वो अच्छी है या बुरी है, गुड और बैड। इन दोनों के अंदर हमें पता चलेगा कि काफी सारे पॉइंट्स हैं जो इसको अच्छा बनाते हैं, काफी सारे पॉइंट्स हैं जो इसको बुरा बनाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या चैलेंजेस हैं जो करेंटली हम इस डाइवर्सिटी की वजह से फेस कर रहे हैं। तो वो चैलेंजेस के बारे में जब हम बात करेंगे तो हमको पता चलेगा कि काफी सारे इश्यूज अभी सोसाइटी में चल रहे हैं, चाहे वो कास्ट बेस्ड अभी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, या फिर अभी आप देखोगे कि जो है लैंग्वेज को लेकर के काफी ज्यादा डिबेट्स चल रही थी, जैसे वन रिलीजन वन नेशन वन लैंग्वेज पे बात चल रही थी, ठीक है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात चल रही होती है, तो एक जो रिलीजियस डिफरेंसेस हैं जो भी वो पीक पे आ जाते हैं। तो इस तरह की चीजें चैलेंजेस हैं हमारी सोसाइटी की, चाहे यूसीसी हो गया, चाहे वो कास्ट बेस्ड इश्यूज हो गए। तो इन चैलेंजेस को हमको पढ़ना है। फिर हमको ये देखना है कि क्या हम इनके सॉल्यूशंस ढूंढ पा रहे हैं सही से। तो उसके बाद हमें सॉल्यूशंस पे बात करनी है। फिर हमें सॉल्यूशन से बात करते वक्त हम ये देख सकते हैं कि क्या कोई कमेटी बनी थी इस चीज के लिए, सरकार ने बनाई थी, सरकार क्या सोचती है इस बारे में, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी चीज को सही मानता है या फिर किसी चीज को गलत मानता है। तो हमें सारे कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स को पढ़ना है। फिर हमें ये इंक्लूड करना है कि क्या ह्यूमन राइट्स परमिट करते हैं ये डिफरेंसेस, क्या ये डिफरेंसेस एग्जिस्ट करने चाहिए सोसाइटी में। इन सारे एस्पेक्ट्स को हमको डील करना है। फाइनली इस टॉपिक के अंदर एक चीज आती है कि क्या यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया के लिए जरूरी है, डिजायरेबल है या नहीं, और अगर यूनिटी इन डाइवर्सिटी जरूरी है तो किस हद तक जरूरी है, ये कितनी होनी चाहिए। फिर हम उसको पढ़ते हैं पूरी तरह से। इसमें जब हम साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी पढ़ रहे होते हैं तो इसमें कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिसकी हम बात करते हैं, जैसे सोशल इंस्टीट्यूशंस, एक फैमिली है, या फिर आपका कास्ट है, या फिर आपका रिलीजन है, या फिर मैरिज जो है एक एज एन इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करता है। इन सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम पढ़ेंगे और ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि ये जो वेरिएशंस हैं वो इन इंस्टीट्यूशंस को कैसे अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल लिंग्विस्टिक वेरिएशंस जो हैं वो दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं फैमिली जो है फैमिली चेंज हो जाती है अगर लिंग्विस्टिक वेरिएशंस है तो। इस जैसे अभी आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिलीज का कल्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जबकि साउथ इंडिया में वो प्रोसेस थोड़ा स्लो है। तो वो इसलिए है कहीं ना कहीं क्योंकि उनके जो लैंग्वेज और कल्चर है वो थोड़ा अलग है, और वहाँ पे आप देखेंगे मूवीज जो है वो बहुत बड़ा एजेंट है जो कि ज्वाइंट फैमिलीज को प्रमोट कर रही हैं। तो इस तरह से हमको ये सारे इंस्टीट्यूशंस को एड्रेस करना है, इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में समझना है, और ये इंस्टीट्यूशंस कैसे चेंज हो रहे हैं, जैसे फैमिली कैसे चेंज हो रही है, आज से 50 साल पहले कैसी थी अभी कैसी है, या कास्ट पहले कैसा था अभी कैसा है, या रिलीजन सिस्टम पहले कैसा था अभी कैसा है। इन सब की स्टडी करनी है, और इन सारे टॉपिक्स पे आपके पास जस्ट 200 वर्ड्स के नोट्स होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। 100 वर्ड्स 200 वर्ड्स कोई भी चीज, जैसे फैमिली है तो इसकी एक लाइन की डेफिनेशन आपके पास होनी चाहिए जो कि एकदम सिंपल हो। सिमिलरली कास्ट सिस्टम की एक लाइन की डेफिनेशन होनी चाहिए कि कास्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, दैट्स इट। इसी तरह आपके पास रिलीजन सिस्टम की एक छोटी सी डेफिनेशन होनी चाहिए। ये आपका एक पूरे सब टॉपिक का ब्रेकअप है। इसी तरह से आपको सारे टॉपिक्स को ब्रेक करना है। इन टॉपिक्स को ब्रेक करने के लिए आप किसी भी कोचिंग की और जो भी आपके ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं यूपीएससी से रिलेटेड उनकी हेल्प ले सकते हैं। उन्होंने ये काम किया हुआ है ऑलरेडी, तो आप उनकी डायरेक्टली हेल्प ले सकते हैं। आपको इन सब टॉपिक पे जो भी नोट्स चाहिए हो वो आप विजर आईएएस के वैल्यू एडेड मटेरियल यूज कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन वाले, या फिर आप किसी भी और कोचिंग के वैल्यू एडिशन मटेरियल यूज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली गूगल सर्च कर सकते हैं कि ये चीज कहाँ पे मिलेगी। मैंने विजन आईएएस के वैल्यू एडिशन मटेरियल यूज किए थे, इसलिए मुझे लगता है कि वो अच्छे थे। इसके अलावा और भी कोचिंग्स हैं जिनके अच्छे मटेरियल्स हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। मैंने पर्सनली देखा नहीं है इसलिए मैं सजेस्ट नहीं कर सकता। मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको कोई सब टॉपिक नहीं मिल रहा है किसी मटेरियल में तो आप डायरेक्टली गूगल करिए, और आप जो भी उसमें लिंक आती है, जो भी न्यूज़पेपर की या किसी भी और वेबसाइट की, वहां से आप पिक कर सकते हैं वो डेटा। और ये सारे सब टॉपिक्स पे आपको 100 वर्ड्स या 150 वर्ड्स के स्मॉल नोट्स बना लेने हैं।
ये पूरा सब टॉपिक का एक्सप्लेनेशन है कि कैसे ब्रेक करना है। इस तरह से आपको पूरे के पूरे सिलेबस के लिए करना है। थैंक यू। हम अगले वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। तो इसके आगे हमें ये समझना है कि हमारा फर्स्ट डे ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन कैसा होगा। तो हम अब डिस्कस करेंगे कि हमारा फर्स्ट डे ऑफ प्रिपरेशन कैसा होगा। हमने ऑलरेडी इस फर्स्ट डे ऑफ प्रिपरेशन से पहले सिलेबस डिकोड कर लिया है। हमने ये समझ लिया है कि सिलेबस क्या है, इसमें कितने सब टॉपिक्स हैं, कितनी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। हमने ये समझ लिया है कि हमारे सोर्सेज क्या होंगे, और हमने ये समझ लिया है कि हमें डेली किस चीज को कितना टाइम देना है, अपने जीएस पोर्शन को प्लस ऑप्शनल पोर्शन को। इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि इन दोनों को टाइम कैसे डिवाइड करना है जब आप 1 ईयर प्रिपरेशन कर रहे हो। तो उससे पहले आपको ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए कि सिलेबस और सोर्सेज क्या हैं। जब आप पहले दिन बैठ रहे होते हैं तो ये दो चीज का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। मैं ये चाहता हूँ कि आप पहले महीने में एटलीस्ट सिर्फ जीएस पोर्शन पढ़ें और कोशिश करें कि 1-2 टॉपिक्स धीरे धीरे कंप्लीट करें ताकि एक कॉन्फिडेंस आए। उसके बाद आप ये पूरा प्लान फॉलो कर सकते हैं। तो इसलिए पहले दिन आप जब भी बैठेंगे तो आपको पहले दिन सबसे पहले सिलेबस को पिक करना है, उसका सबसे पहला टॉपिक उठाना है। जैसे फॉर एग्जांपल सिलेबस का जीएस 1 का जो सबसे पहला पोर्शन है वो है हिस्ट्री। तो आपको हिस्ट्री की एनसीईआरटी पिक करनी है, क्लास 6 की एनसीईआरटी पिक करनी है, और आपको देखना है कि क्लास 6 की एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें दी हुई हैं। आपको वो पूरी किताब पढ़ने की कोशिश करनी है धीरे धीरे करके। आपको 1 से 2 दिन के अंदर इस बुक को कंप्लीट करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है और बहुत ही पतली सी किताब है। आपको इसमें बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। आप बस एक रीडिंग करके देखिए कि इस बुक में क्या क्या कंटेंट है और क्या क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि इस किताब में अच्छी दी हुई हैं। आपको अभी कुछ भी हाईलाइट नहीं करना है, बस इस बुक को एक बार देख लेना है। इसके बाद आप 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। इसके बाद आप 8th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री की ही पढ़ेंगे। तो आपको सारी हिस्ट्री की एनसीईआरटी 6 to 12th क्लास की इसी तरह कंप्लीट करनी है एक लाइन से। लेकिन जब आप पहले 6th, 7th और 8th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लें तो आपको इन तीनों एनसीईआरटीज को बस 3 साल की पढ़ने के बाद एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ जाना है और देखना है कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले 10-12 सालों के इन किताबों से कोई डायरेक्टली आए हैं। उसके लिए आपको हिस्ट्री के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो ओपन करने हैं। गूगल करके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिस्ट्री के एक पीडीएफ में डाउनलोड कर लेने हैं और सारे क्वेश्चन को यहाँ सर्च करने की कोशिश करनी है कि इन तीनों किताबों से कितने क्वेश्चन आए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये 8th एनसीईआरटी से 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं, 7th क्लास की एनसीईआरटी से 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं और 6th क्लास की एनसीईआरटी से लास्ट टू लास्ट ईयर ही एक क्वेश्चन आया था अशोका के पिलर पे, कि अशोका के पिलर इंस्क्रिप्शन रिलीजियस टॉलरेंस प्रैक्टिस करवाते हैं और बताते हैं उसको लेकर के। तो इस तरह से आप क्वेश्चन जब ढूंढेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन बुक्स से क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। इन बुक्स के जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं जहाँ पे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दी रहती है, उन बॉक्सेस को बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और एक चीज और कोशिश करनी है कि वो जो बॉक्सेस हैं उन पे आप कहीं छोटे से छोटा कहीं भी लिख लेंगे कोने में अपनी कॉपी में कहीं पे भी कि इस बॉक्स में ये दिया था। कोई फोटो किसी मंदिर की दी हुई है तो कोशिश करना है कि उस फोटो को जो भी मंदिर की फोटो है, जो भी किसी भी स्थल की फोटो है, उसको आप कहीं पर लिख लें कि ये स्थल कहाँ पे है, किस चीज के लिए फेमस है और अभी इसका क्या प्रोग्रेस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी चीजें दी हुई हैं इस तरह की इस बुक में वो देखें कौन से किंगडम ने बनवाया था। ये आपका जो है पहला दिन यूपीएससी प्रिपरेशन का रहना चाहिए। ये पहला 1 हफ्ता या 2 हफ्ते रहने चाहिए कि आप 6th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, 7th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, 8th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे हिस्ट्री की। मैंने आपको हिस्ट्री से स्टार्ट करने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि ये जीएस1 के सिलेबस में हिस्ट्री है, तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। इसके बाद जब आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हिस्ट्री की हो जाएगी तो तब आप सीधे मेंस का सिलेबस उठा करके मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि यूपीएससी प्रिपरेशन में पहले मेंस की तैयारी होती है फिर प्रीलिम्स की तैयारी होती है। तो इसलिए पहले जब आप ये बेसिक किताबें पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि हिस्ट्री में क्या क्या चीजें हैं। इसके बाद जब आप एक स्टैंडर्ड किताब हिस्ट्री की पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडिया के लिए, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा इस नेशनल मूवमेंट में क्या हुआ था, कैसी चीजें थी। उसके बाद आप मेंस के नोट्स बनाएंगे। लेकिन जो आपकी शुरुआत होगी इस पूरी प्रिपरेशन की वो यहाँ से होगी। आपको पहले बेसिक एनसीईआरटीज को धीरे धीरे पढ़ना है, समझने की कोशिश करनी है कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हमारे सिलेबस में हैं, क्या क्या चीजें बुक में दी हुई हैं और कुछ क्वेश्चंस प्रीलिम्स में या मेंस में इन किताबों से आए थे क्या। मुझे लगता है कि ये स्टार्टिंग जब आप एक बार कर लेंगे तो आपको धीरे धीरे अपने प्रिपरेशन का आइडिया होने लग जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।
और ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, इससे रिलेटेड आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर दूं। अगर मैं नहीं कर पाता हूं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को एड्रेस कर दूंगा। इसके बाद हमारी जो वीडियो आएगी उसमें मैं ये बताऊंगा कि एक सब्जेक्ट को जैसे GS1 को आप कैसे प्लान करिए और उसके लिए क्या क्या सोर्सेज रेफर करिए और उनको कहाँ से पढ़ना है। तो थैंक यू सो मच again for watching this video. Stay tuned for further videos.